नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से आ रही अहम खबर के साथ, जहां पर एक के बाद एक आतंकी हमला हो रहा है और इस आतंकी हमलों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्या वजह है जो घाटी की फिजा में एक बार फिर से अशांति फैल रही है। नेताओं को इसमें साजिश लगती है, लेकिन हमारे बहादुर जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लाल चौक पर ग्रेनेड ब्लास्ट ने सवाल उठा दिया है कि आखिर लाल चौक पर यह लाल साजिश किसकी है। आतंकी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जवानों ने जम्मू कश्मीर में 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। बिल में छिपे आतंकियों को जवान खोज खोज कर निशाना बना रहे हैं। सेना के एक्शन के बावजूद पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाओं में तेजी आ रही है, जो एक बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में फिर क्यों फैली अशांति। आतंकी हमलों में क्यों दिख रही है साजिश। फिर क्यों सिर उठाने लगे आतंकी मंसूबे। लाल चौक पर लाल साजिश किसकी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी हमलों में तेजी आई है। एक के बाद एक आतंकी हमलों ने घाटी की शांति में एक बार फिर से अशांति का जहर घोल दिया। क्या कश्मीर एक बार फिर से 90 के दशक वाले कश्मीर को दोहराने जा रहा है। क्या आतंकी बार बार हमलों के जरिए ये जताना चाहते हैं कि वो चुप बैठने वाले नहीं। जैसे ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नई सरकार बनी, आतंकी फिर से सक्रिय हो गए। लाल चौक पर जिस तरह ग्रेनेड से हमला हुआ, उसने एक बार फिर से सरकार की साख पर सवाल खड़े किए। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकी जिस तरीके से निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड हमले के बाद 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस और सेना के जवान सर्चिंग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर लाल चौक पर आतंकी साजिश के पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन है। क्या वजह है कि जो आतंकी फिर से सक्रिय हो गए। आतंकी हमलों पर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें साजिश नजर आ रही है। कश्मीर के अंदर हर हफ्ते इस तरीके की खबरें कैसे आ रही हैं कि आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। भारत सरकार क्या कर रही है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो क्या बॉर्डर के ऊपर आर्मी नहीं लगी है, फौज नहीं लगी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं लगे हुए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब थे, खुद कहते थे कि अगर विदेश से, पाकिस्तान से कोई घुस के आता है, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। तो आज आप जिम्मेदार हैं। देखिए, इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था। अब आतंकी हमले सरकार की नाकामी है या फिर आतंकवादियों की मुस्तैदी। इन घटनाओं पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां इसको साजिश बता रही है, तो बीजेपी ने इस पर विपक्ष पर पलटवार किया। अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं,
उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। सियासतदान को भले ही आतंकी हमले में साजिश नजर आए, लेकिन सेना के एक एक जवान एक एक आतंकी को बिल से निकालकर दोजख में भेजने में जुटे हुए हैं। कश्मीर घाटी में पिछले 2 दिनों में अनंतनाग और श्रीनगर जिलों में 2 अलग अलग एनकाउंटर हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानियों समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। खानयार में मुठभेड़ के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए। जवानों ने शनिवार को श्रीनगर में आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके घर में आग लगा दी। जवानों ने मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार गिराया। आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बड़े आतंकी हमले हुए। 18 अक्टूबर शोपियां जिले में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी युवक को गोली मार दी। 20 अक्टूबर गांदरबल में लश्कर के आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। 24 अक्टूबर गुलमर्ग में आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। 24 अक्टूबर त्राल के बटगुंड में मजदूर की गोली मारकर हत्या। 28 अक्टूबर अखनूर सेक्टर के जोगवान इलाके में आतंकवादियों ने फायरिंग की। 3 नवंबर लाल चौक पर ग्रेनेड से हमला, 12 से अधिक लोग घायल। आतंकी हमले पर सियासत जारी है तो इधर सेना के जवान चुन चुनकर आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले बढ़े वो चिंता की बात है। लेकिन आतंकी ये न भूले कि ये नया भारत है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में फिर से अशांति फैलाना चाहता है तो वो गलत फहमी में है। उसे करारा जवाब मिलेगा। आतंक का खात्मा होकर रहेगा और सेना के जवान आतंकवादियों को चुन चुनकर ठिकाने लगाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लाल चौक पर जो लाल साजिश देखने को मिली है वो कई सारे सवाल खड़े करती है और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तो बीके दत्ता जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीके दत्ता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, एक वक्त हुआ करता था जब कश्मीर में शोपियां, अनंतनाग ही वो स्पॉट्स माने जाते थे, खासतौर पर साउथ कश्मीर वो स्पॉट माना जाता था जहां पर आतंकी हमलों की गतिविधियां जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती थी। लेकिन श्रीनगर, गुलमर्ग, ऐसी जगहों को टारगेट करना, क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश यहां पर की जा रही है? और ये पिछले 15 दिनों के जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, कहीं त्राल में होना, श्रीनगर में होना, गुलमर्ग में होना, शोपियां में होना, अनंतनाग में जो कुछ हुआ, वो दिखाता है कि ये जो गतिविधियां हैं, आतंकी गतिविधियां, वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जिस प्रकार से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी टेररिज्म के ऊपर एक नकेल कसी थी, और आपने देखा होगा कि बिल्कुल तकरीबन शांति हो गई थी पूरे इलाके में तकरीबन इलेक्शन के पहले तक। और जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए, फर्स्ट फेज में बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट दिया, उसके बाद में फाइनल फेज का इलेक्शन हुआ, और वो इलेक्शन हो जाने के कारण जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए इनके आका थे, जो ये समझते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत और श्रीनगर और जे.एंड.के के अंदर ये इलेक्शन नहीं करवा पाएगा हिंदुस्तान, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा चपाटा लगा। अभी उस तिलमिलाट से निकलने के लिए इन्होंने अपने जो स्लीपर सेल थे, जो इनके अवकाश प्राप्त स्पेशल फोर्सेस के जवान, रिटायर्ड फौजी, और जो लश्कर तोयबा के वो जवान जो अफगानिस्तान में ISIS के साथ में ट्रेनिंग करके वापस पाकिस्तान में आए थे, उन लोगों को इंडक्ट करके हिंदुस्तान में जम्मू के इलाके में और उन इलाकों में भेजा जो अभी तक बिल्कुल शांत थे। खास करके जैसे गंदरबल का इलाका हो गया, ऊपर बालटाल हो गया, या गुलमर्ग का इलाका हो गया, उस जगह में इन्होंने दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश करी। अभी जो हमारा ग्रिड था, जो जम्मू के रीजन में था, वो LAC के ऊपर हमको मूव करना पड़ गया था 2020 के दौरान। अभी वो ग्रिड दोबारा कायम हो गया है, और अभी जो पुराना हमारा सिस्टम था काम करने का तरीका, उसको दोबारा सुचारू किया जा रहा है। अभी इलेक्शन के बाद स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी आ जाती है, लेकिन क्योंकि अभी भी जे.एंड.के एक यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर क्या बोलते हैं कि यूटी विद लेजिस्लेशन, अभी जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास में फुल पावर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ
तालमेल बना के ही उसका गवर्नेंस किया जा सकता है। तो अभी ये पाकिस्तान की जो चेष्टा है कि किसी प्रकार से वो दुनिया को दिखाए कि J&K के अंदर कोई शांति नहीं है, हमने जो इलेक्शन किया वो दिखावा था और अभी भी वहां पे टेररिज्म है या आज़ादी की जंग जारी है, उसको बढ़ावा दिया है। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि अपने जो इनके ऑपरेटिव्स थे उनको काम करने की शैली में बदलाव किया है। पहले ये बड़े बड़े ग्रुप्स में काम करते थे, अभी इन्होंने 2-3, 2-3, 2-3, 4 के ग्रुप्स के अंदर करके छोटे छोटे अटैक या सिक्योरिटी फोर्सेस पे अम्बुश करना या जो बाहर के नागरिक वहां पे काम करने को गए हैं निर्दोष सिविलियन, उनको मारने का, टारगेट किलिंग का काम शुरू किया है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा और जिस दिन ये हमें कंफर्मेशन हो गया कि इसकी जो सूत्रधार जो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो आप यकीन मानिए हिंदुस्तान डिफेंसिव की जगह पे प्रोएक्टिव हो जाएगा और पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान संभल जाए, अपनी ये जो हरकतों से बाज आ जाए। दुनिया के अंदर तो उसकी तू हो चुकी है और अभी दोबारा ये हिंदुस्तान से अगर रैपट खाने का इसका इरादा है तो वो रैपट भी बहुत जोरदार लगेगा इसको, जो आगे से इनकी जो ऑलरेडी डूबी हुई इकोनॉमी है उसको और डुबा देगा। और खास करके पाकिस्तान आर्मी और ISI, इनके लिए संदेश है, आप संभल जाएं, आप हमारे पेशेंस को टेस्ट मत करें। ठीक है शैलेंद्र जी, लगातार इस तरह की घटनाएं जो पिछले 1 महीने से ही कहा जाए देखने को मिल रही है घाटी में, वो कई सारे सवाल खड़े करती है। आतंकियों को किस तरह इनकाउंटर किया जा रहा है, मार गिराया जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। गोला बारूद बरामद किया जा रहा है। वेपन्स को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनको वेपन्स कहाँ से मुहैया कराए जा रहे हैं, कौन से कंट्री से वो वेपन्स इस तरह के लिए आ रहे हैं, क्या बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस वो वेपन्स हैं जो ये आतंकी यूज़ करें। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ जो वीके दत्ता जी ने कही है कि आने वाले वक्त में ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, जो सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेबर्स की जो घटना सामने आई है, डॉक्टर की जो घटना सामने आई है, वो निंदनीय है और वो कई सारे सवाल हमें पूछने को मजबूर कर रही है कि क्या एक बार फिर से वही 90s का समय देखने को मिल रहा है। जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात मैं आपके आखिरी स्टेटमेंट लेता हूं कि निंदा होनी चाहिए जिस तरह के किलिंग्स हो रही हैं। यहां तो बोला जा रहा है कि जो किलिंग कर रहे हैं उनको मारना ही नहीं चाहिए। ये भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट की, उसी प्रेसिडेंट की जिसकी पार्टी का इस समय चीफ मिनिस्टर है। तो आप बता दीजिए निंदा करेगा कौन? किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर आपको इसलिए रखना है कि नहीं उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अरेस्ट करना चाहिए। फिर भी क्योंकि एक अच्छा पॉइंट है, मैं कहता हूं फारूक साहब आइए करवा के देख लीजिए, शाम की चाय ऑर्गेनाइज करिए कल, जिसमें सारे आप अपने उन टेररिस्ट भाइयों को बुलाएं जिनके लिए आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कंटिन्यूअसली आपके साथ टच में है। वो आकर बताएंगे कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरीके से हम एज फौज ट्रैप कर सकते हैं उन जगहों को जहां अगर हथियार छुपाए गए हैं। बट नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। ये दुनिया और देश को रियलाइज करना पड़ेगा। मैं आपके दूसरे सवाल पर जाता हूं। आपने शुरुआत में कहा कि अटैक्स में इंक्रीज हुआ है, इजाफा आया है। मैं तो नहीं कह रहा, बिल्कुल आया इजाफा। वो इजाफा इसलिए आया है कि अब एनकाउंटर ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें हर स्टेप के ऊपर पकड़ पा रहे हैं, चैलेंज कर पा रहे हैं, मार पा रहे हैं। बड़ी सीधी बात है, जब आर्मी का दायरा बढ़ जाता है, उनकी जो ग्रिड है वो अच्छी हो जाती है, तो ये टेररिस्ट कहां जाएगा? यहां नहीं तो दूसरी जगह ट्रैप होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि देयर इज अ इंक्रीज। हालांकि एक दूसरा भी रीजन माना जाता है कि जैसे जैसे सर्दियां पास आती जाएंगी, आप देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, सो दैट ये अकेला एक टाइम है पासेस बंद होने से पहले कि टेररिस्ट इधर कुछ भी कर सकता है। तीसरी एक और बात हुई, आपने कहा उमर अब्दुल्ला। मुझे लगता है पाकिस्तान और टेररिस्ट दोनों के दोनों जज कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सिविल गवर्नमेंट हमारे लिए कितना जज्बा रखेगी, हमारे लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, या हमारे बिल्कुल टोटली खिलाफ जाएगी। वो ये भी एक तरीके से जज कर रहे हैं और इसीलिए इस पूरे चीजों में एक इजाफा आया है। आपका आखिरी सवाल था वेपन्स से रिलेटेड। ये वेपन्स कहाँ आ रहे हैं? सबके सामने डिक्लेयर्ड है। वेपन्स के ऊपर जो मेड इन चाइना और मेड इन USA की जो मार्किंग है
वो बड़ी क्लियर है, मेड इन इंडिया तो है नहीं। सो ऑब्वियसली कहां से आ रहे हैं? अब वो रास्ता मैं आपको बताता हूं। यूएस अफगानिस्तान में वेपन छोड़ के गया था, आप सबने देखा। वो वेपन के ट्रकलोड्स पाकिस्तान आते हुए पाकिस्तान टीवी ने दिखाया था। ये मैंने तो दिखाया नहीं, आपने तो दिखाया नहीं। दैट मीन्स वो सारा का सारा वेपन सिस्टम 10, 20, 50 ट्रकलोड वो आया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो अनाज मंडी के साथ में सब्जी मंडी है, और इन दोनों के बीच में एक ये जो लोहा मंडी है जिसको वो कहते हैं वेपन मंडी, हथियार मंडी, ये वहां बिक रहा है। बड़े आराम से ले लीजिए, आईएसआई को तो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसे पैसे ही नहीं देने पड़ते हैं। सो ये वेपन वहां से आ रहे हैं। चाइना मार्किंग के वेपन क्यों मिलने चाहिए? जो ग्रेनेड है, जो कारतूस है, जो सिग्नल इक्विपमेंट है, इमेजिन करिए कम्युनिकेशन का सिग्नल इक्विपमेंट वो वाला है जो पाकिस्तान की आर्मी की रेगुलर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। अब आप बता दीजिए कहां से आए? बोल दीजिए कि नहीं जी फारूक अब्दुल्ला ने दिए या मैंने दिए। ये अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो ये सिचुएशन, जनरल दत्ता को आप लोग जानते नहीं है, आई नो हिम सिंस 1990। ये स्पेशल फोर्सेस का वो जाबाज अफसर है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हालांकि ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो ठीक कह रहे हैं कि अगर अब फौज जिस तरीके से काम कर रही है, आप देखेंगे ये एनकाउंटर्स बढ़ेंगे। इन एनकाउंटर्स में अब ज्यादा मार और जो गिरेंगे वो गिरेंगे टेररिस्ट। उसके लिए दो आंसू फारूक अब्दुल्ला बहा सकते हैं, उनका हक है, आफ्टर ऑल वो पॉलिटिशियन है। लेकिन मैं ये फारूक अब्दुल्ला साहब आपको भी बता दूं आपके चैनल के थ्रू, अगर गोली की चॉइस लेनी है तो टेररिस्ट मेरी गोली लेगा, मैं उसकी गोली का इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है विकी गुप्ता जी, जो कुछ श्रीनगर के लाल चौक के संडे मार्केट में हुआ है और जो तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह से लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जो लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, बोलने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं थे, इतने चोटिल हुए हैं वो सारे लोग, ये क्या दर्शाता है? क्या ऐसे स्पॉट्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जो सॉफ्ट है, जहां पर अमूमन लोग मौजूद रहते हैं, जहां पर इतने बड़े ग्रेनेड से अटैक किया गया है? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि ये आतंकी क्या श्रीनगर में बसे हुए हैं? क्या इंटेल में कोई कम्युनिकेशन का मिस गैप है कि पता नहीं चल पा रहा है कि आतंकी ऑपरेट कहां से कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो ये ग्रेनेड अटैक के द्वारा आज जो लोग जख्मी हुए हैं, 1990 के दशक में जब ये शुरू में यहाँ पे उग्रवाद चालू हुआ, तो तब ये पैसा दे के सिविलियन लड़कों को चाइनीज ग्रेनेड देते थे कि कोई भी फौजी गाड़ी जा रही हो उसके ऊपर आप फेंक दे। तो वो एक्चुअली टेररिस्ट नहीं थे, वो सिविलियन थे जिनको पैसा देते थे। वो ग्रेनेड को किस प्रकार फेंकना वो सिर्फ 5 मिनट में आदमी उसको बता सकता है। और वो आते जाते कभी फौजी गाड़ी पे ग्रेनेड फेंक देते थे, कभी किसी बीएसएफ के बंकर में फेंक देते थे। तो ये क्या है, लो कॉस्ट टेक्निक है। जो भी कंट्रोलर्स होते हैं टेररिज्म के, वो ऐसे सिविलियंस का इस्तेमाल करके पैसा दे के उनके माध्यम से हमला कराते हैं। ये जो आज का ग्रेनेड अटैक हुआ, ये सीआरपीएफ का एक चेक पोस्ट था, बंकर था, जिसके ऊपर इन्होंने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करी। वो ग्रेनेड अंदर तो गया नहीं, सीआरपीएफ के जवान बच गए और बाहर जितने सिविलियन थे वो लोग जख्मी हो गए। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर ये कश्मीरी हैं, अगर कश्मीरी लोग आज़ादी चाहते हैं तो वो अपने अवाम को नहीं मारेंगे। इसका मतलब है जिसने भी ग्रेनेड फेंका या फेंकवाया वो पक्का पाकिस्तानी है, उसको कश्मीरी अवाम के साथ कोई भाईबंदी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है कि हमारे यहाँ अपने भाइयों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, ये बैक टू 90s वाला टेक्निक है। जबकि शुरुआत में आप एक इंसर्जेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चीज और दर्शाता है कि इनकी जो अपनी काबिलियत है वो इतनी डिमिनिश हो चुकी है कि इनको अभी दोबारा वो पैसे दे के जो बेरोजगार सिविलियन हैं उनका इस्तेमाल करके ग्रेनेड फुकवाए जा रहे हैं। इनका एम क्या है कि किसी प्रकार से हाईलाइट बना रहे कि श्रीनगर में शांति नहीं है, दुनिया देखे जी यहाँ तो गोली चल रही है, बम फट रहे हैं, धारा जो आर्टिकल 370 था उसको हटाने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो जो आज़ादी की जंग अभी तक चल रही है। तो ये जो मुद्दा है इसको जिंदा रखने की कोशिश कौन कर रहा है? कश्मीरी अवाम नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की फौज अपने वजूद को बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर
कश्मीर का कार्ड लेके अभी तक अपनी पब्लिक का उल्लू बना रही है। वहां की पब्लिक भूखों मर रही है, पाकिस्तान की आर्मी गुलछर्रे उड़ा बिल्कुल। और रही ये है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है वो तो जग जाहिर है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे सवाल लूंगी।